अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, एक फैसिनेशन होता है ना, हर आदमी का एक जहन में होता है कि क्या उसको करना है, क्या करना चाहता है। उसमें ज़ाहिर है फैसिनेशन तो ऐसा ही होता है कि जो आपके हाथ में नहीं होता या आपके लिए मुमकिन नहीं होता, ऐसी भी चीज़ें आप सोचते हैं कि काश ऐसा कुछ मैं कर जाऊं। अजीज दोस्तों, ये इंडियन योगी हैं सत्येंद्र जी। ये -55 में हिमालयाज में 20 साल से तपस्या करते हैं और हिमाचल प्रदेश में हिमालयाज के रीजन में। बता नहीं, मैं जब भी, ये पहली बार तो मैंने नहीं देखा, जब भी मैं ऐसे किसी चीज़ को देखता हूँ, काश खास तौर पे जो केदारनाथ और बद्रीनाथ के इलाके में भी ऐसे कई साधु संत हैं जो कि तपस्या करते हैं, तो मेरा पता नहीं अंदर से कुछ होता है कि यार काश काश मैं भी शिव जी की भक्ति में इस हद तक जा सकता। लेकिन ऑफ कोर्स मैं तो अगर छोटे लेवल पे देखूं तो मेरा तो अंदर से जो मेरे आवाज़ निकलती है वो ये है कि काश मैं अब 61 साल का हो गया हूँ, मेरे पास कोई ऐसा रास्ता निकले कि मैं बनारस जाके बस जाऊँ, शिव जी के स्थान के सामने रहूँ और वहीं अपना बाकी दिन गुजार लूँ। लेकिन बहरहाल अजीज दोस्तों, पिछले दिनों यहाँ पे लंदन में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, आपको पता है कि ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टोटली लेफ्ट के कंट्रोल में है। खाली ऑक्सफोर्ड नहीं, दुनिया की मेजर यूनिवर्सिटियाँ हैं। अभी हमने अमेरिका में भी गज़ा के हवाले से चीज़ें देखी थी कि हार्वर्ड में, ये सब लेफ्ट के कंट्रोल में। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में आज से कुछ साल पहले रश्मि सावंत जी ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंट इलेक्ट हुई थी, लेकिन फिर उनके साथ जो हुआ उस बेचारी को वापस इंडिया जाना पड़ा और उसके साथ कितना हद तक चीज़ें हुई थी वो उस वक्त हमने डिटेल में बताया था। अब ये इस साल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है ना ऑक्सफोर्ड यूनियन का, वो एक पाकिस्तानी नवाज शरीफ की मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर है रजा हिरात। उसका बेटा इलेक्ट हुआ है और वो अब यहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनियन की प्रेसिडेंसी चला रहा है। इन्होंने अभी ऐलान किया कि एक डिबेट होने वाली है ऑक्सफोर्ड यूनियन में, जिसमें भारत के डेलीगेशन में भारत के एक रिटायर्ड आर्मी चीफ आएंगे, स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी आएंगे और वगैरह वगैरह, और सचिन पायलट, ये पता नहीं किसका नाम था, एक और भी, और पाकिस्तान की तरफ से भी इस तरह का एक हाई डेलीगेशन आएगा। लेकिन फिर एन मौके पे ये खबर आई कि भारत ने वॉकआउट कर लिया और बोला है कि हम अपना डेलीगेशन नहीं भेज रहे, जिस पे पाकिस्तान ने वहाँ पे फिर एक स्टूडेंट्स के दरमियान डिबेट हुआ और वो डिक्लेयर हो गया कि भाई पाकिस्तान जीत गया है। पाकिस्तान हमेशा इसी तरह से, आपको पता है कि जीतता आया है। 71 की जंग भी जीता था, 65 की भी जीता था, कारगिल की भी, और अभी मई की भी, मई के महीने की जंग भी। तो पाकिस्तान हमेशा इस तरह की जंगें जीतता आया है भारत से। औकात तो इनकी है नहीं कि ये कुछ कर सकें। तो अब ये पाकिस्तान का हाई कमिश्नर है यहाँ पे लंदन में, पंजाबी आर्मी का एजेंट, इसने इस बारे में एक वीडियो स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराया है। अब ये लोग भी वीडियो स्टेटमेंट करवाते हैं। ये ऑक्सफोर्ड यूनियन ने एक डिबेट अरेंज की थी, ऑर्गेनाइज की थी। ये कई महीनों से ये सिलसिला चल रहा था। हिंदुस्तान पाकिस्तान की ऐसी डिबेट कभी ऑक्सफोर्ड यूनियन में हुई नहीं। हमसे पूछा गया, हमने कहा हम तो हमेशा तैयार हैं किसी भी इल्मी बहस और मुबाहिसे के लिए जो दलील पे बेस्ड हो। तो हमने इस पे एग्री कर लिया और फिर हमने इस्लामाबाद रब्ता किया। तो हमें जनरल ज़ुबैर हयात साहब का नाम दिया गया और हिना रब्बानी खार साहब। जनरल साहब आप जानते हैं फॉर्मर चेयरमैन जॉइंट चीफ्स हैं, और हिना रब्बानी खार साहिबा हमारी वज़ीर ख़ारजा रही हैं। सुब्रमण्यम स्वामी साहब थे जी, पायलट साहब थे, सचिन पायलट, और डॉक्टर मनोज साहब जो उनके फॉर्मर चीफ ऑफ आर्मी साहब 2019 से 22 तक रहे जी। ये ज़्यादा ज़रूरी उसमें ये कि हमारे पाकिस्तान के मेरे दोनों सीनियर जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और वो तैयार थे ऑक्सफोर्ड जाने के लिए।
आज सुबह हमें बताया गया, ऑक्सफोर्ड यूनियन से पता चला कि वो इंडियन तो आए, वो बैकअप करें। वजह नहीं बताई गई कि क्या है। अब सोशल मीडिया पे बहुत सारे रीजंस बताए जा रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक कन्वे नहीं हुआ। हमने काफ़ी इसरार किया कि दोनों हमारे जो सीनियर पार्टिसिपेंट्स हैं बहुत बिजी लोग हैं और अपनी बेपनाह मसरूफियात में से वक्त निकाल कर यहाँ आए हैं और इसमें पार्टिसिपेट करने आए हैं। मैं तो खैर यहीं होता हूँ, लेकिन इन दोनों का कम से कम बहुत वक्त का ज़िया होगा तो रखी जाए डिबेट। मौजू बड़ा इंटरेस्टिंग था। मौजू यही था कि हिंदुस्तान जो अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी गर्दानता है, बताता है, फॉरेन पॉलिसी बताता है, वो असल में फॉरेन पॉलिसी नहीं है, वो एक पॉपुलिस्ट स्ट्रेटजी है। वोट लेने की एक स्कीम होती है और ये हर इलेक्शन या उनके स्टेट इलेक्शन से पहले एक हाइप आ जाती है। तो इसमें काफ़ी सारी बातें डिस्कस होने वाली थी जिसको हिंदुस्तान का डेलीगेशन रिफ्यूट कर सकता था और हमने साबित करना था कि ये तो अब हम तो 15 साल से देख रहे हैं कि हर दफ़ा ऐसा होता है। उसमें जाहिर है हम पानी के मसाइल, इंडस वाटर को भी एक हाइप क्रिएशन है कि वो डोमेस्टिक इशू है, नहीं है। कश्मीर, जम्मू कश्मीर का मसला है, वो 370 आर्टिकल जो उन्होंने एब्रोगेट कर दिया, वो एक बहुत बड़ा इशू है। और मसाइल हैं, हम चाहते हैं कि उनका हल आए, पाकिस्तान चाहता है। तो हम ये इस मौजू पे डिबेट होनी थी और पार्टिसिपेंट्स ने फिर वोट करना था, जो एक ऑक्सफोर्ड यूनियन का तरीक़ेकार है कि क्या ये करारदाद कैरी करती है या नहीं करती। ऑक्सफोर्ड है, ये दुनिया का प्रीमियम डिबेटिंग क्लब है। यहाँ पे दुनिया के जो बयानिए हैं वो बनते हैं, ख़त्म होते हैं, बड़ी बड़ी डिबेट्स होती हैं। इससे ज़्यादा न्यूट्रल जगह इस वक्त दुनिया में आपको कहाँ मिलेगी। उनका मीडिया एक मजाक बन के रह गया है। पहले मैं समझता था कि उनका अंग्रेज़ी मीडिया 25-30 साल पुराना है, 100 के करीब चैनल हैं, तो वो बड़ी कोई ऑब्जेक्टिव या अच्छी बात कर सकेंगे। अजीज दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस ने 2018 में एक लिस्ट इशू की थी टेररिस्टों की। उसमें से 139 टेररिस्ट पाकिस्तान के थे। 139 टेररिस्ट। उसी दौरान आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप का भी बयान आया था कि पाकिस्तान को हमने $33 बिलियन दिए थे टेररिस्टों के लड़ने के खिलाफ, लेकिन उसने उन पैसों से अमेरिका के खिलाफ टेररिस्टों की मदद की और अमेरिका की फ़ौजियों के खिलाफ जो टेररिस्ट लड़ रहे थे उनकी मदद की। पता नहीं क्या ऐसी इनके अंदर तब्दीली आ जाती है कि फिर वो भूल जाते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा टेररिस्ट है। डोनाल्ड ट्रंप एक वक्ती उसके लिए पाकिस्तान को यूज़ कर रहा है, लेकिन सबको पता है कि क्या होने वाला है। अजीज़ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस के हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो अभी 27th अमेंडमेंट पास हुई है वो पाकिस्तान को के जुडिशल सिस्टम को सख्ती से ख़त्म कर देगी और पाकिस्तान में मिलिट्री अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और रेस्पेक्ट फॉर द लॉ ख़त्म हो जाएगी। मिस्टर वोल्कर तुर्क ह्यूमन राइट्स हाई कमिश्नर हैं, उन्होंने जिनीवा में ये स्टेटमेंट इशू किया कि 26th अमेंडमेंट है ना, वो लास्ट ईयर पास हुई थी, जिसमें सिविल सोसाइटी और जुडिशरी को टोटल कंट्रोल में ले लिया गया था। और अब 27th अमेंडमेंट जो पास हुई है 13 नवंबर को, वो पाकिस्तान के अंदर एक नई फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाई जाएगी जिसको सारे पावर दे दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के, और सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी ख़त्म कर दी गई है। और यह है कि सुप्रीम कोर्ट खाली अब सिविल और क्रिमिनल केस हैंडल करेगी, जिससे कि पाकिस्तान की जुडिशल सिस्टम कंप्रोमाइज़ हो जाएगा। पाकिस्तान में मिलिट्री को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर मिल जाएंगी, जिसके ख़िलाफ़ हम हैं कि ये डेमोक्रेटिक नॉर्म्स में ऐसी अमेंडमेंट्स की गुंजाइश नहीं होती। अजीज़ दोस्तों, एक आपके सामने खबर आई होगी कि ताजिकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बॉर्डर पे एक चाइना की फैक्ट्री है और उसमें अभी एक ड्रोन के ज़रिए हमला हुआ है जिसमें कुछ 3 चाइनीज़ नेशनल मारे गए हैं और काफ़ी ज़ख्मी भी हुए हैं और वो फैक्ट्री भी तबाह हुई है। फ़ौरन उस हमले के बाद पाकिस्तान ने आरोप लगाया कि ये अफ़गानिस्तान ने किया है।
पहली बात तो ये कि आज तक 45 साल से अफ़गानिस्तान जो जंग लड़ रहा है इंटरनेशनल फोर्सेस से, कभी नेटो से, कभी सोवियत यूनियन से और अब पाकिस्तान से, उसमें कभी भी अफ़गानिस्तान ने अपने बाकी के 5 बॉर्डरिंग कंट्रीज़ ईरान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और कज़ाकिस्तान, इन लोगों के ख़िलाफ़ कभी भी वायोलेशन ऑफ बॉर्डर नहीं किया, कभी इनके ऊपर हमला नहीं किया। तो अब बैठे बिठाए अफ़गानिस्तान पागल है जो ताजिकिस्तान के अंदर, अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ ताजिकिस्तान के अंदर चाइना की एक फैक्ट्री पर हमला करेगा। तो अब रशिया भी इस पर इंक्वायरी कर रहा है, चाइना भी इंक्वायरी कर रहा है, और ये खबर निकल के आ रही है कि पाकिस्तान की आईएसआई ने ये हमला किया था, और पाकिस्तान की आईएसआई ने ये ड्रोन हमला चाइनीज़ कंपनी के ऊपर किया। चित्राल से ये ड्रोन उड़े थे और अफ़गानिस्तान का एयर स्पेस क्रॉस करके इन्होंने चाइनीज़ इंजीनियर के ऊपर ये हमला किया ताजिकिस्तान के अंदर। रशिया एक फॉर्मल इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि ये हमला कहाँ हुआ। इस मामले पे चाइना बेवकूफ़ नहीं है, चाइना का ह्यूज नेटवर्क है और चाइना ने पता लगा लिया है कि ये हमला पाकिस्तान की तरफ से हुआ है, और अब उसको पाकिस्तान टीटीपी पे या अफ़गान तालिबान पे डालने की कोशिश कर रहा है। वो सब बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं। पाकिस्तान चाइना के जो ताल्लुकात हैं ना, ऑलरेडी लोएस्ट पे चल रहे हैं और ख़राब होते जा रहे हैं। इसी तरह खुंजराब पास है ना, जो चाइना पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर, वहाँ पे एक चाइनीज़ नेशनल अपना चाइना का 5 सितारे वाला लाल झंडा लहरा रहा था, तो पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सन्स आ गए और उसको मार पीट के वहाँ से भगाया। इस वक्त चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से में है पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए कि एक तो ये कि पाकिस्तान बिल्कुल ही अमेरिका की गोद में जाके लेट गया है, और चाइना वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, आई थिंक कि पता नहीं क्यों चाइना इतना नाइफ है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वरना एक्सपेक्ट तो करना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसी हरकत कुछ भी कर सकता है। दूसरा ये है कि चाइना को ये भी खबर मिली है कि पाकिस्तान को चाइना ने इतने मिसाइल्स और F-16 और JF थंडर और पता नहीं कौन कौन से एयरक्राफ्ट और मिसाइल्स और चीज़ें दी हैं, वो सारी टेक्नोलॉजी उसने अमेरिका को लीक कर दी है। तो चाइना बहुत ज़्यादा गुस्से में है। चाइना पाकिस्तान के साथ अब सख्ती से निपटने वाला है। अजीज़ दोस्तों, इसी तरह पाकिस्तान आपको पता है कि साजिशें करने में टॉप पे है। तो अभी जो वाइट हाउस पे भी जो हमला हुआ था जो गार्ड के ऊपर, उसमें एक अफ़गान था। फिर एक और वीडियो वायरल हुई कि एक आदमी अमेरिका में बैठ के धमकियां दे रहा था कि मैं फ़लाँ जगह पे बम मार दूंगा अमेरिका में, और ये और वो। उसको गिरफ्तार किया गया, वो भी अफ़गान है और वो भी उसी वेलकम अलाइज प्रोग्राम के तहत जो अमेरिका ने वीज़े दिए थे जब अमेरिका अफ़गानिस्तान से भागा था, तो वो वीज़े के ज़रिए वो भी आया था। और ये जो वाइट हाउस पे हमला हुआ है वो भी उसी वीज़ों के जरिए आया था। पाकिस्तान अमेरिका में ये फैलाने की कोशिश कर रहा है कि देखो देखो अफ़गान कैसे हैं, तालिबान कैसे हैं, जबकि ये जो वीज़े दे के बुलाए गए थे ये एंटी तालिबान लोग थे। ये 20 साल अमेरिका जो जंग लड़ता रहा 2001 से 2021 तक तालिबान के खिलाफ, उसमें ये अमेरिका के एजेंट थे, अमेरिका के मददगार थे, अमेरिका के पिट्ठू थे, अमेरिका के लिए लड़ रहे थे अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ। तो उनको अमेरिका लेके गया। ये तालिबान नहीं है, ये तो एंटी तालिबान है, जिनके साथ अब पाकिस्तान साजिशें करके उनको अफ़गानिस्तान में तालिबान के खिलाफ लड़ाने की कोशिश कर रहा है। FBI के डायरेक्टर कश पटेल ने कहा है कि हमें पता चला है कि ये जो बंदा है ना, उसके अफ़गानिस्तान में कोई पार्टनर फोर्सेस के साथ ताल्लुकात रहे हैं, और ये पार्टनर फोर्सेस जो है ना, ये पाकिस्तान है जिसका अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। कि हमें नहीं भूलना चाहिए कि एक ही फोर्स है जो कि 1979 से लेके अब तक अफ़गानिस्तान में सबसे ज़्यादा एक्टिवली काम करती रही है, वो है ISI।
और तालिबान भी आईएसआई ने बनाई थी, टीटीपी ने भी आईएसआई ने बनाई थी। तो हो ना हो आईएसआई के आज भी तालिबान के और टीटीपी के काफ़ी लोगों से कनेक्शंस हैं। अफ़गानिस्तान में काफ़ी ऐसे लोग के कनेक्शंस हैं। और अभी जो मिलियंस ऑफ अफ़गान रेफ्यूजीज पाकिस्तान से डिपोर्ट करके अफ़गानिस्तान भेजे हैं, यू नेवर नो कि उसमें हज़ारों आईएसआई के एजेंट होंगे जो अफ़गानिस्तान में ये कुछ ना कुछ अफरा तफरी फैलाने के लिए ये काम करेंगे। तो रहमानुल्लाह लखनवाल जो कि वाइट हाउस पे गार्ड्स के ऊपर फायरिंग की थी, उसको भी आईएसआई ने ही ट्रेन किया था जब अमेरिका वहाँ पे अफ़गानिस्तान में लड़ रहा था। तालिबान के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए आईएसआई ने ही ट्रेन किया था। और अब इसके बारे में पता चला है कि इसके कॉन्टेक्स्ट थे आईएसआई के कुछ ऑफिशियल्स के साथ। अजीज़ दोस्तों, पाकिस्तानी जहाँ भी जाएगा ना, उसकी तरबियत मदरसे से ऐसी होती है कि वो आप उसके अंदर से वो तरबियत निकाल नहीं सकते। पहले तो ये खबर आई कि इमारात ने बिल्कुल पाकिस्तान के वीज़े बैन कर दिए हैं, लेकिन फिर फ़ौरन वो किया गया कि नहीं 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 ऐसा नहीं है। तो इमारात से पूछा गया तो उन्होंने कहा नहीं, हमने बैन नहीं किया है, लेकिन हम सख्ती कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड बता रहा है कि 80 to 90% पाकिस्तानियों के जो वन विजिट वीज़ा की अप्लीकेशंस हैं वो रिफ्यूज़ कर रहा है इमारात। खाली डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पे इशू कर रहा है वीज़ा, या जिनके पास वहाँ की रेसिडेंसी है, जॉब है, उनके वीज़े लग रहे हैं। क्योंकि इमारात अब तंग आ गया है। पाकिस्तान का एक ऑर्गेनाइज्ड बेगिंग रिंग यानी भीख मांगने के पूरे गैंग वहाँ पे अबू धाबी, शारजा और दुबई में काम करते हैं। इसके अलावा क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में भी हैं। इसके अलावा वो कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में इमारात के ख़िलाफ़ कुछ लोगों को भड़काते हैं प्राइवेट गुफ्तगू में। तो अब इमारात तंग आ गया है और उन्होंने पाकिस्तानियों को वीज़ा देना बंद कर दिया है। और सऊदी अरब के हवाले से भी ये पता चला है कि सऊदी अरब भी अब उम्रा, हज, विज़िट वीज़ा इन सब पे पाकिस्तानियों के लिए बहुत सख्ती कर रहा है और बहुत ही कम वीज़े इशू हो रहे हैं। तो क्यों ना हो कि देखें, मदीना इस्लाम की सेकंड मोस्ट सैक्रेड प्लेस है मक्का के बाद। मदीना में एक गैंग पकड़ा गया है जो ड्रग्स नेटवर्क चलाता था। उसमें से कुछ पाकिस्तानी पकड़े गए हैं जो आइस ड्रग है ना, जो वो वहाँ पे उनके पास से निकली है, जो कि वो वहाँ पे बेचते थे। सऊदी अरब में आपके पास 0.01 ग्राम भी ड्रग्स निकल आए ना, तो आपका चौक पे जाके आपका सर तन से जुदा कर दिया जाता है। ये इतना सारा निकला है तो सऊदी अरब वाले बहुत गुस्से में हैं। मदीना में बाकायदा छापे मारे गए और काफ़ी लोग पकड़े गए हैं, जिनमें मेजॉरिटी पाकिस्तानी हैं और ये ड्रग्स का काम करते हैं। इसके अलावा 13 पाकिस्तानी नेशनल पकड़े गए हैं सऊदी अरब में बकरे चोरी करते हुए। मतलब आप इनसे कुछ हद है कि नहीं। मक्का जैसी मुकद्दस जगह पे 13 पाकिस्तानी बकरा चोरी में पकड़े गए हैं। इसके अलावा ये पाकिस्तानी मक्का में ट्रांसमिशन केबल, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम होता रहता है, तो वहाँ पे ट्रांसमिशन केबल चोरी कर रहा था। इनके लिए मक्का मदीना नहीं से ज़्यादा मतलब क्या हो सकता है एक मुसलमान के लिए। तो वो उसकी तकद्दुस को कायम नहीं रख सकते, तो बाकी आप इनसे क्या कहेंगे। यहाँ पे भी लंदन में सारे गलत काम आप पाकिस्तानियों से एक्सपेक्ट करें। अभी इल्फर्ड इलाका है लंदन का, जहाँ पे रात लेट नाइट में जाके पुलिस ने छापे मारे और 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं ड्रग्स डीलिंग में। अब उसमें ज़ाहिर है इंग्लैंड की पुलिस बहुत कम नाम बताती है कि कौन से मुल्क के लोग पकड़े गए ये वो, लेकिन इल्फर्ड इलाका में वहाँ पे रहा हूँ। इल्फर्ड के साथ ही रोमफोर्ड है, मैं रोमफोर्ड में रहा हूँ और हम अपनी ग्रोसरी और ये सब शॉपिंग इल्फर्ड से ही करते रहे 8 साल तक। इल्फर्ड इज़ मेजॉरिटी पाकिस्तानी, सेकंड नंबर पे बांग्लादेशी,
इसके बाद इंडियन बहुत कम हैं। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि उन इलाकों के काउंसलर भी ये सब पाकिस्तानी या बंगाली ओरिजिन के होते हैं, और एमपी भी। वहाँ पे 9 लोग ड्रग्स के कारोबार में पकड़े गए हैं, तो वो कौन से मुल्क के होंगे आपको अच्छी तरह पता है। अजीज़ दोस्तों, ये एक और ख़बर है कि ये एक लड़की है ब्रिटिश नेशनल, लेकिन ये अरब ओरिजिन की है। इसको एक आदमी ने पाकिस्तान से, मोहसिन नाम का आदमी गिलगित बल्तिस्तान से, उसने इसको शादी का झांसा दिया। ये पाकिस्तान आई इस्लामाबाद, तो उसने एयरपोर्ट से उसको एक होटल में ले गया, वहाँ पे उसका बलात्कार किया और भाग गया। केस रजिस्टर होता है, उसको पकड़ा जाता है, तो उसकी फैमिली वाले आके माफ़ी तलाफ़ी करवाते हैं और इन दोनों की शादी करवा देते हैं। शादी के बाद मोहसिन भाई साहब उसके सारे जेवरात और कैश लेके भाग गया, और अब उसको ढूंढा जा रहा है। और इस लड़की ने पाकिस्तान के जर्नलिस्ट मोतीउल्लाह जान के वीडियो लॉग में इंटरव्यू दिया कि एफआईए अब उसको ढूंढ रही है। वो शायद किसी अफ्रीकन कंट्री में चला गया है और उसको इंटरपोल के ज़रिए वापस बुलाया जाएगा। अंदाज़ा लगाएं कि आप पाकिस्तानियों से कोई चीज़, ये देखें, ये लड़की है, ये ब्रिटिश लड़की पाकिस्तान गई थी, तो लाहौर की बादशाही मस्जिद में गई, तो 50 से ज़्यादा पाकिस्तानी इसके पीछे पड़ गए और उसको इधर उधर हाथ लगाते रहे, उसको पकड़ने की कोशिश की और उसके साथ फ़ोटो खींचवाते रहे बगैर पूछे। ये कहती है कि पाकिस्तानी आदमी अपने आप को कंट्रोल कर ही नहीं सकते, जानवरों की तरह पाकिस्तानी ट्रीट करते हैं। अजीज़ दोस्तों, क्या क्या मैं आपको इनके बारे में बताऊं। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। I'm not going to lie to you, but I'm going to tell you that this is possibly the worst experience I have ever had visiting a tourist site. I want to just show you the amount of people that have been following me around the mosque. We're in Badshahi Mosque. We've come at sunset and it is quite intense. They do not leave you alone. We have been grabbed. People are taking photos without asking. And to be honest, it's just quite frustrating because this is so beautiful and we've only had a positive experience so far. So to come to a tourist site where we were expecting, you know, just to have a beautiful sunset here and enjoy it, it's just kind of ruined the experience for me. Look. The whole time. I actually don't mind, but it's when Molly gets touched, people are grabbing. It's harassing, you know, when you've got 50 men following a woman. Relax, calm down, they'll give you a photo, but then leave me alone. It's very relentless as well. I just get surrounded. However, let's not take away the fact that this is absolutely stunning.